नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित अग्रवाल आकाश हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम आपके लिए लेके आए हैं जेईई मेल का नया सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों दो सब्जेक्ट्स, मैथ्स एंड फिजिक्स। पहले हम बात करते हैं मैथ की, तो मैथ में आज का टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन से। देखिए क्या क्वेश्चन है। Given a sequence of 4 numbers such that first 3 are in GP and the last 3 are in AP with common difference 6। हिंदी में प्रथम 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है तथा अंतिम 3 समांतर श्रेणी में है, जिसका सारवंतर 6 है। अब एक बात और दी गई है कि फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज सेम, देन फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। तो बेसिकली हम टर्म्स निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं, लास्ट 3 टर्म्स आर इन एपी विद कॉमन डिफरेंस 6। तो हम अपनी टर्म मान लेते हैं a-6 a+6। ठीक है बच्चों। अब फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज सेम, तो हम इसको लिख देते हैं a+6। अब भाई कुल मिला के हमारा एक ही अननोन बचा है a। अब इसमें हमें एक जानकारी दी गई है कि फर्स्ट 3 टर्म्स आर इन जीपी, तो जीपी की कंडीशन लगा देते हैं, तो हमें मिलेगा a-6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू a+6 बच्चों। तो a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 36 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 6a। यहां से देखिए आपके पास आ रहा है 18a इज इक्वल्स टू 36, यानी हमें मिल गया बच्चों a इज इक्वल्स टू 2। अब भाई a 2 आ गया, तो ये वैल्यूज यहां रख देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 8 - 4 2 8। ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड सीरीज। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे कहा जा रहा है फाइंड द कॉमन रेशियो या गुणोत्तर श्रेणी का सारानुपात। तो आप देख सकते हैं वो आ चुका है -½ तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों -½ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। देखिए ये PYQ है, ये आया था जेईई मेन 2020 में। देखिए माना f सभी x के लिए परिभाषित एक फलन इस प्रकार है कि 2 की पावर 1 + x प्लस 2 की पावर 1 - x, ये एक टर्म है। देन हमारे पास नेक्स्ट टर्म है fx और नेक्स्ट टर्म है, ये तीनों टर्म समांतर श्रेणी में हैं, यानी इंग्लिश में बोलें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ fx, AP की कंडीशन लगाते हैं, इज इक्वल टू 2 की पावर 1 + x प्लस 2 की पावर 1 - x प्लस 3 प्लस 3 - x। देखिए यहां से हम बोल सकते हैं fx इज इक्वल टू हाफ ऑफ, यहां से बेटा 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बचता है 2 प्लस 2 - x प्लस हाफ ऑफ 3 प्लस 3 - x। यानी कुल मिलाकर हमारे पास fx आ चुका है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर -x प्लस हाफ ऑफ 3 प्लस 3 - x। अब देखिए आप याद कीजिए, हमने पढ़ा है समथिंग पॉजिटिव प्लस इट्स रेसिप्रोकल, यानी हमने पढ़ रखा है कि y प्लस 1/y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बट प्रोवाइडेड व्हेन y इज पॉजिटिव। तो यहां पर देखिए बच्चों 2 की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 2। और सिमिलरली यहां से भी 2, लेकिन 2/2 कितना हो गया 1 एंड 2 + 1 हो गया 3। सो हम कह सकते हैं fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हो गई बच्चों 3, अर्थात ऑप्शन 2। क्लियर बच्चों? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये भी PYQ क्वेश्चन है, जेईई मेन में आया हुआ है और ऐसा क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 512। भाई 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं जिनका गुणनफल 512 है। If 4 is added to the first and the second of these terms, then now these 3 terms forms a AP। यानी यदि हम प्रथम तथा द्वितीय संख्या में 4 ऐड कर दें, 4 योग कर दें, तो हमें जो परिणामी श्रेणी मिलती है वो समांतर श्रेणी में है। तो हमें बताना है कि सम ऑफ द ओरिजिनल 3 टर्म्स इन जीपी। तो हम जीपी की 3 टर्म्स मान लेते हैं बच्चों, a AR स्क्वायर। ठीक है, अब हमें दिया गया है इनका प्रोडक्ट, तो a³ R³ इज इक्वल्स टू गिवन है 512। तो हम बच्चों यहां से बोल सकते हैं AR इज इक्वल्स टू 8। देखिए 512 का क्यूब रूट क्या होगा 8। ठीक है, अब देखिए अब हमें कहा जा रहा है कि 4 ऐड कर दो भाई, तो a + 4 AR + 4 एंड AR स्क्वायर आर इन AP। तो बच्चों ये कंडीशन लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब यहां पर ट्वाइस ऑफ AR + 4 इज इक्वल टू हो जाएगा AR स्क्वायर प्लस A + 4। ठीक है, अब देखिए यहां से
ट्वाइस ऑफ हमारे पास आ गया ए आर प्लस 8 इज इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर प्लस ए प्लस 4। अब देखिए यहां से हमें एक दुश्मन कम करना पड़ेगा, तो हम देखें अभी हमने ए आर की वैल्यू निकाली थी, कितनी आई थी 8, तो ए आर को रिप्लेस कर देते हैं 8 से। ए आर को रिप्लेस कर दिया 8 से, तो ये हो गया 16 प्लस 8। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ए आर स्क्वायर है, तो यहां पर मैं ए को लिख सकता हूं बच्चों, यहां से हम पूरी इक्वेशन को आर में चेंज कर लेते हैं, तो ए को क्या लिख सकते हैं यहां से 8 बाय आर। 8 बाय आर आप लिखेंगे तो यहां क्या बचा बच्चों 8 आर प्लस 8 बाय आर प्लस 4। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए आपके पास क्या आया 8 आर प्लस 8 बाय आर और माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से r की आपके पास दो वैल्यूज आ रही है 1/2, 2। r की दो वैल्यूज आ रही हैं 1/2, 2। ठीक है, ओके। अब आपसे पूछा क्या गया था जीपी, तो r की दो वैल्यूज आई, तो जब r 1/2 है तो a क्या हो जाएगा, हमारे पास ए आर है 8, ए आर 8 है तो a हो जाएगा बच्चों 16। और जब हम दूसरी बात करें अगर हमारा r 2 है तो a क्या हो जाएगा, r 2 है तो a हो जाएगा 4। अब बच्चों जीपी निकाल दीजिए आप, जीपी क्या हो गई, अगर हम ये टर्म लेते हैं तो 16, फिर अगला टर्म हो जाएगा 8, अगला टर्म हो जाएगा 4, या अगर हम ये ले लेते हैं तो 4, 8, 16। आपसे पूछा गया है इनका सम बताइए, तो सम हो जाएगा 16 प्लस 8 प्लस 4 दैट इज 28। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सम ऑफ द am and hm of two positive numbers is 25। भाई दो धनात्मक संख्याओं के मध्य समांतर माध्य तथा हरात्मक माध्य का योगफल 25 है, यानी हमें गिवन है a plus h is equals to 25। Now their gm is 12, gm is 12, g is 12। अब देखिए बच्चों आप जानते हैं जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है AH, तो यहां रख दें तो AH की वैल्यू आ गई बच्चों 144। देखिए ये हमें दिया हुआ था, अब हम देखें पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया देन सम ऑफ द नंबर्स, यानी इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से मैंने h की वैल्यू निकाली, इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या है 144 बाय a, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 144 बाय a is equals to 25. So we are getting a square minus 25a plus 144 is equals to 0. तो यहां से आप देखिए a की दो वैल्यूज आ रही है 9 एंड 16, तो बच्चों a प्लस b बाई 2 की दो वैल्यूज आ गई 9 एंड 16, तो a प्लस b आ जाएगा बच्चों 18, 32, यानी सम आ गया 18 और 32। देखिए ऐसा एक ऑप्शन भी है, लेकिन यहां पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, क्या ध्यान देना है बच्चों, अगर आप a को 9 ले लेते हैं और g गिवन है 12 है, तो भाई ये बात तो गलत हो गई ना, क्योंकि हमें पता है कि जो am होता है वो हमेशा gm से बड़ा होता है और gm हमेशा hm से बड़ा होता है, यानी a कभी भी 9 नहीं हो सकता। सो वी हैव ओनली वन ऑप्शन, a इज इक्वल्स टू 16। ध्यान देना बच्चों, तो a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी 32, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3, दैट इज अवर आंसर। ठीक है, गलती से भी जल्दबाजी में हमें ऑप्शन 4 नहीं लगाना है। नेक्स्ट, सम ऑफ दिस सीरीज अप टू 20 टर्म्स। देखिए हमें कहा जा रहा है इस सीरीज का अप टू 20 टर्म्स तक का सम निकालिए, और वो गिवन है वो है k बाई 21, तो हमें k की वैल्यू बतानी है। देखिए अब एक सीरीज है तो हमें पहले इसका जनरल टर्म लिखना चाहिए, तो यहां पर हम जनरल टर्म सॉर्ट करते हैं, देखते हैं क्या है TR। देखिए 3, हम सिर्फ न्यूमरेटर देख रहे हैं, 3, 5, 7, 9, क्या है एक AP, इसका जनरल टर्म आप लिखेंगे तो यू विल गेट 2r प्लस 1 अपॉन क्या आ रहा है बच्चों 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू r स्क्वायर। ठीक है, अब आप इनका सम देखिए, नीचे डिनोमिनेटर का सम आपको आता है, क्या होता है r प्लस 1, 2r प्लस 1 बाय 6। ठीक है, यानी ये आ गया 6 बाय r इंटू आर प्लस 1, ये आ गया TR। नाउ अब हम क्या करेंगे बच्चों, स्प्लिट करेंगे टर्म को। ठीक है, देखिए तो TR इज इक्वल्स टू आया 6, अब इसको हमने लिखा r प्लस 1 माइनस r अपॉन r इंटू आर प्लस 1, सो वी हैव गॉट 6 इंटू 1 बाय r माइनस 1 बाय r प्लस 1। अब हमें सम चाहिए SN,
लेकिन यहां पर n की वैल्यू क्या है बच्चों 20, तो s 20 निकालते हैं, 6 बाहर रखते हैं, 1 माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस 1/3 एंड सो ऑन, लास्ट में 1/20 माइनस 1/21। तो आप देखिए आपके पास क्या बच रहा है 6 इंटू 1 माइनस 1/21, यानी हमारे पास आ गया 120/21। वो कह रहे थे ये है k/21, तो k की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 120। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए एक्स वाई जेड बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, देखिए सम दिया हुआ है आपको, एक्स वाई जेड धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 12 है, और हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है एक्स क्यूब वाई की पावर 4 जेड की पावर 5। ये प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू है 0.1 इंटू 600 का होल क्यूब। अब आपको बताना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। देखिए क्या फील आ रही है इस क्वेश्चन में, समझना है आपको। सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट है, तो हमें याद आता है एम जी एम। लेकिन अगर हम देखें तो यहां पर x की पावर 3 है, लेकिन यहां x ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस x के 3 इक्वल टुकड़े करने पड़ेंगे। यानी हम इस x प्लस वाई प्लस जेड को ऐसा लिखेंगे बच्चों am। किसका am लेंगे हम, 3 बार x/3। इसी तरह वहां पर y की पावर 4 है, y की पावर 4 है तो यहां आएगा 4 इंटू y/4 प्लस 5 इंटू z/5 अपॉन क्या करूं बच्चों 12। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास 12 संख्याएं हो गई, 12 नंबर्स हो गए, 3 4 5। अब हमारे पास आ गया ये x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 12, यानी कितना आ गया 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन्हीं का जीएम लेते हैं। ठीक है, इन्हीं नंबर्स का, तो जीएम तो ये आएगा बच्चों x/3 का होल क्यूब, y/4 की पावर 4 और z/5 की पावर 5 होल पावर 1/12। तो देखिए बच्चों क्या आता है, एक्स क्यूब वाई रेज टू पावर 4 जेड रेज टू पावर 5 अपॉन 3 क्यूब 4 रेज टू पावर 4 5 रेज टू पावर 5 होल पावर 1/12। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब आप यहां पे ये वैल्यू रख सकते हैं 0.1 इंटू 600 का होल क्यूब अपॉन हमारे पास है 3 क्यूब 4 रेज टू पावर 4 5 रेज टू पावर 5 होल पावर 1/12। What is the beauty I was talking about? यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये 1 ही आ जाएगा बच्चों। तो अब आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ गया, am इज इक्वल्स टू gm। अब भाई जब am इज इक्वल टू gm है तो वो तीनों नंबर्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x/3 इज इक्वल्स टू y/4 इज इक्वल्स टू z/5, लेट्स से इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो बच्चों x आ गया 3 लैम्डा, y आ गया 4 लैम्डा और z आ गया 5 लैम्डा। तो x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज 12 लैम्डा, और वो दिया था 12, तो लैम्डा कितना हो गया 1। अब जब बच्चों लैम्डा 1 आ गया तो x को हम लिख सकते हैं 3, y हो गया 4 और z हो गया 5। तो अब आपसे पूछा क्या है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो ये हो जाएगा बच्चों 27 प्लस 64 प्लस 125। सम अप कर लीजिए, यू विल गेट 216। आया समझ में? तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आई गेस सबको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। देखिए 1 + 3 + 5 अप टू n टर्म्स, एक एपी है, नीचे भी एक एपी है 4 + 7 अप टू 10 अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू दिया है 20/7 log x एंड एक सीरीज और दी है n की वैल्यू निकालने के लिए। अब सबसे पहले हम n पे ही फोकस कर लें। n को देखिए आप लिख सकते हैं log x बेस 10 प्लस हाफ ऑफ log x बेस 10 प्लस 1/4 log x बेस 10 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो देखिए बच्चों यहां से log x कॉमन आ रहा है, हमारे पास क्या बच रहा है 1 प्लस हाफ प्लस 1/4। ये क्या बन गई बच्चों, एक जीपी गुणोत्तर श्रेणी, इसका योगफल क्या होता है a/1 - r। तो हम कह सकते हैं हमारे पास आ गया n = log x बेस 10 इंटू 1/1 - हाफ। तो यहां से हम देख सकते हैं log x बेस 10 को आप लिख सकते हैं n/2। ठीक है, ये मिल गया, इसको देखते हैं कहां जरूरत पड़ेगी, काम में लेते हैं। ठीक है, अब हम पहली वाली टर्म को देखें। फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें दी हुई थी 1 + 3 + 5 अप टू n टर्म्स, एक एपी है, सम अप कर सकते हो, तो सम करें तो ये आ जाएगा n²। और नीचे वाली एपी को देखें तो n/2, इसका फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों 4, तो यार 8 + n-1 × 3 इज इक्वल्स टू हमें क्या दिया है 20/7
log x बेस 10। अब देखिए बच्चों, इस log x बेस 10 को मैं लिख सकता हूं, यहां पर हमने अभी किया था, हमारे पास कितना आया था n/2, यानी हम क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं n/2 में, 7n/2। यहां तक समझ में आया? अब देखिए आप, यहां पर हम n/2 कर देते हैं कैंसिल, हमारे पास आएगा n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 इंटू 3n प्लस 5। ठीक है, तो ये आ गया n स्क्वायर माइनस हमारे पास, अच्छा ये 7 भी है तो 7n स्क्वायर, 7n स्क्वायर माइनस 60n प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। आया समझ में यहां तक? ठीक है बच्चों, यहां पे अगर आप फैक्टराइज करें तो देखिए ये आ रहा है n-10 इंटू 7n-10 इज इक्वल्स टू 0। तो n की आपको दो वैल्यूज मिल रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली n इज अ नेचुरल नंबर, तो n ये तो होगा नहीं, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 10। तो n/2 कितना आ गया? 5। हमें चाहिए x, तो log x बेस 10 इज इक्वल्स टू 5, हैंस x इज इक्वल टू बच्चों 10 रेज़ टू पावर 5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ढूंढे तो ऑप्शन नंबर 2। आई गेस ये क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। देखिए, इफ दिस सम इज इक्वल्स टू √a प्लस √b अपॉन √c, जहां हमें पता है कि ABC नेचुरल नंबर हैं और इस इंटरवल में लाई करते हैं, तो हमें इसका बताना है a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा। तो देखिए, इस सीरीज का अगर हम जनरल टर्म देखें, TK ये दिया हुआ है, इसको हम कर देते हैं बच्चों रैशनलाइज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? k प्लस 2 √k माइनस k √k प्लस 2 अपॉन में आएगा k प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू k माइनस k स्क्वायर इंटू k प्लस 2। अब देखिए, इसके साथ थोड़ा खेलेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखते हैं, TK इज इक्वल्स टू, ऊपर वाले को एज इट इज रहने दो, अब देखिए नीचे कुछ आ रहा है कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है? k इंटू k प्लस 2 कॉमन, और अंदर क्या बच रहा है? k प्लस 2 माइनस k। ठीक है, तो आप देखिए आपका TK क्या आ गया? ये आ गया k प्लस 2 √k माइनस k √k प्लस 2 अपॉन ट्वाइस k प्लस 2। आपका काम हो चुका है, समझिए। देखिए k प्लस 2 से k प्लस 2 कट जाएगा, √k बाई k क्या हो जाएगा? √k, यानी हम TK को लिख सकते हैं बच्चों 1/2 1/√k माइनस 1/√k प्लस 2। बस अब आपको इसका करना है सम, कहां तक? 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो करते हैं, देखिए s इनफाइनाइट, ये आएगा बच्चों 1 माइनस 1/√2 प्लस यहां पे आएगा 1/√3, 1/√2 माइनस 1/√4 प्लस 1/√3 माइनस 1/√5 एंड सो ऑन। आप देखिए ये टर्म्स हो जाएंगी कैंसिल सारी, तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बच रहा है हाफ ऑफ 1 प्लस 1/√2, दैट मस्ट बी आवर आंसर। तो √2 प्लस 1/2√2। देखिए इसको आप लिख सकते हैं √2 प्लस √1/√8। अब हमें दिया गया था ये √a प्लस √b अपॉन √c, तो बच्चों इसका कंपैरिजन करो, तो आप देख सकते हैं a आ गया 2, b आ गया 1, c आ गया 8। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 11। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आया समझ में? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सिर्फ ये याद रखना है, रैशनलाइज करना है और स्प्लिट कर देना है। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट a b c आर द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट b by a इज एन इंटीजर। ठीक है, a b c पॉजिटिव इंटीजर है और b by a भी एक इंटीजर है। इफ a b c आर इन GP देन एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ a b c इज b plus 2। ठीक है, a b c गुणोत्तर श्रेणी में है और a b c का जो समांतर माध्य है वो b plus 2 है। तो हमने तीन संख्याएं मानी, क्या मानते हैं? a ar स्क्वायर, हमें a निकालना भाई। ठीक है, अब हमें कहा जा रहा है a प्लस ar स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल्स टू गिवन है b प्लस 2, यानी ar प्लस 2। यहां से देखिए क्या आता है आपके पास, यहां से आपके पास आएगा a प्लस ar स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3ar प्लस 6। तो a इंटू आप देखिए यहां पे r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6। तो आप देख सकते हैं r माइनस 1 होल स्क्वायर क्या आ गया? 6/a। आया समझ में? अब देखिए r माइनस 1 का होल स्क्वायर,
ये 6/a है, तो a को क्या होना पड़ेगा, 6 होना पड़ेगा, क्योंकि 6/a को एक परफेक्ट स्क्वायर होना है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 6। अब आपसे पूछा गया है a स्क्वायर प्लस a माइनस 14 अपॉन a प्लस 1। तो ये आया बच्चों 36 प्लस 6 माइनस 14 अपॉन 7। तो आंसर आ जाना चाहिए 4, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए a1 a2 a3 a11 आर रियल नंबर सच दैट a1 इज 15। भाई श्रेणी है जिसमें प्रथम पद क्या है, 15, और हमें दिया गया है 27 माइनस 2a2 ग्रेटर दैन 0, यानी बच्चों यहां से दिया गया है a2 लेस दैन 27/2। अब देखिए एक जानकारी और है, ये है वो जानकारी, a k इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a k माइनस 1 माइनस a k माइनस 2, यानी यहां से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं a1 a2 a3 आर इन AP। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए हमें पता है a2 यानी 15 प्लस d इज लेस दैन 27/2, तो d शुड बी लेस देन माइनस 3/2, यानी हम d की कोई भी ऐसी वैल्यू कंसीडर करेंगे जो कि माइनस 3/2 से छोटी हो, या हम ऐसा बोलें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं लेंगे जो माइनस 3/2 से बड़ी आ जाए या इक्वल आ जाए। चलिए अब एक जानकारी और है हमारे पास, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a11 स्क्वायर अपॉन 11 इज इक्वल्स टू 90, यानी मैं कहूं तो 15 स्क्वायर प्लस 15 प्लस d होल स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 15 प्लस 10d का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 990। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए यहाँ 15 स्क्वायर सबको ओपन करें तो 15 स्क्वायर कितनी बार आएगा, 11 टाइम्स। अब डी स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा बच्चों, डी स्क्वायर के साथ आएगा यहां से 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर, यानी ये क्या आ गया, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो सीधा फॉर्मूला लिख दें, 10 इंटू 11 इंटू 21/6 प्लस बच्चों यहां पे आएगा 2d। अब 2d के साथ क्या आएगा, यहां पर 15 प्लस 30 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, अप टू 10 टर्म्स यानी 11 टर्म्स इज इक्वल्स टू 990। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। तो यहां पर आप देखिए अगर हम इस पूरे कार्यक्रम को 11 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास यहां क्या बचेगा, 15 स्क्वायर दैट इज 225 प्लस अब यहां आ जाएगा 35d स्क्वायर प्लस यहां पर भी 11 टर्म्स है, इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा बच्चों यहां पर 150d इज इक्वल्स टू, वहां उस साइड अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 90। ठीक है, तो कुल मिला के आप देखिए आपके पास इक्वेशन आ गई 35d स्क्वायर प्लस 150d प्लस 135 इज इक्वल्स टू 0। अब इस पूरे में अगर आप देखें तो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 7d स्क्वायर प्लस 30d प्लस 27 इज इक्वल्स टू 0। तो आप देखिए यहां से d की दो वैल्यूज मिल रही है, -3 और -9/7। -9/7 हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है d -3/2 से छोटा है। अब आपसे क्या पूछा गया है, 11 टर्म्स का सम, तो सम ऑफ 11 टर्म्स क्या हो जाएगा बच्चों, 11/2 इंटू 2a दैट इज 30 प्लस n-1 दैट इज 10 इंटू -3, तो ये बच्चों आ गया 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0। क्लियर, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 1 क्यूब अपॉन 1 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3, एक सीरीज है, इसके 16 टर्म्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका जनरल टर्म लिखें, TR दैट इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू r क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 2r माइनस 1। ठीक है बच्चों, इसका ऊपर वाले का सम अपन जानते हैं, r स्क्वायर r प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4, और ये आ गया r स्क्वायर। तो कुल मिला के हमारे पास आ गया 1/4 r प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी हमारा जो रिक्वायर्ड सम है वो क्या है, वो है 1/4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू 17 स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे 1 स्क्वायर और ऐड कर देता हूं, तो मैं यहां पर -1 कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आया 1/4 इंटू, यह आएगा बच्चों 17 इंटू 18 इंटू 35 अपॉन 6 -1। इज इट क्लियर, और 1/4 कर ही देंगे अपन, तो ये आ रहा है 1/4 बच्चों 6 3 18, तो 3, ये आ गया 51 इंटू 35 -1। तो बच्चों ये मिल जाएगा हमें 5 -1 35 3 175 1785 -1, सो वी आर गेटिंग 1784/4। तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए 446, दैट मस्ट बी आवर आंसर। आया समझ में, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 446।
तो बच्चों मूव करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, देखिए n GMs आर इंसर्टेड बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर सच दैट दे फॉर्म एन इंक्रीजिंग GP। तो बच्चों वो GP हम मान लेते हैं AR स्क्वायर एंड सो ऑन। अब वो क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट एंड द फिफ्थ GM का सम है 25/2। तो फर्स्ट GM हो गया AR और फिफ्थ GM हो गया AR टू द पावर 5। इनका सम दिया है 25/2 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड एंड द फोर्थ GM यानी AR स्क्वायर इंटू AR टू द पावर 4 ये गिवन है 25। देखिए यहां पर इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। इसको थोड़ा सा चालाकी से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये हो गई इक्वेशन 2। यानी हम देखें तो हमारे पास सम ऑफ द फर्स्ट एंड द फिफ्थ GM मिल गया एंड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द फिफ्थ GM ये भी मिल गया। तो अब हम क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको AR और AR टू द पावर 5 इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो AR हो जाएगा 5/2 और AR टू द पावर 5 आ जाएगा 10। हम दूसरी वैल्यूज नहीं ले रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी और है कि भाई ये 10 हो जाए, ये 5/2 हो जाए, लेकिन आपको ध्यान देना है यहां पर दिया गया है इंक्रीजिंग है तो आपको बढ़ती हुई GP लेनी है। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं, यहां से R स्क्वायर निकाल लें। अगर इससे डिवाइड करें तो आपके पास R की पावर 4 की वैल्यू 4 आ गई तो R स्क्वायर आ गया 2। ठीक है, R स्क्वायर 2 आ गया। तो अब हम पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है सम ऑफ थर्ड फिफ्थ एंड द सेवेंथ GM। तो थर्ड GM क्या हो जाएगा, AR क्यूब प्लस AR टू द पावर 5, थर्ड फिफ्थ एंड सेवेंथ प्लस AR टू द पावर 7। यहां से आप देखिए कुछ कॉमन लीजिए तो AR कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा R स्क्वायर प्लस R टू द पावर 4 प्लस R टू द पावर 6। ठीक है बच्चों, AR कितना आया 5/2 और ये आया 2, तो ये हो जाएगा 2 + 4 + 8। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों 5/2 × 14। सो बेसिकली आवर आंसर इज 35। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6 GMs आर इंसर्टेड बिटवीन n raised to power -4 एंड n raised to power 52। और हमें यह भी दिया गया है कि फर्स्ट GM जो है वो n की पावर n है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है बच्चों, देखिए अब n raised to power -4, G1, G2, G3 and so on, G6, comma n raised to power 52 R and GP। यानी ये GP का कौन सा टर्म है, ये GP का 8th टर्म है। तो n raised to power 52 is equals to n raised to power -4 into R raised to power 7। तो बच्चों R raised to power 7 is equals to n raised to power 56, यानी R is equals to आ गया n raised to power 8। यानी हमें कॉमन रेशियो मिल चुका है n raised to power 8। अब हमसे कहा जा रहा है कि भाई फर्स्ट GM, तो G1 क्या हो जाएगा AR, ये है n की पावर -4 इंटू n raised to power 8, यानी आ गया n raised to power 4। भाई हमारे हिसाब से ये आ रहा है n की पावर 4 और क्वेश्चन कह रहा है ये आएगा n की पावर n। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 4। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज हमने AP, GP, AM, GM, टेलीस्कोपिक सीरीज सब तरह के क्वेश्चंस रिवाइज किए। तो आई होप दिस सेशन विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अब बच्चों फिजिक्स सेक्शन के लिए आई विल इनवाइट ज्योति मैम and she will be taking electromagnetic induction. So let's welcome her and मेरी साइड से बच्चों take care and all the best. Thank you Amit sir for the mathematics portion. Dear student, from here onwards I Jyoti will be taking the physics portion. So today we have taken the chapter EMI. So let us begin. Our first question is, in a coil of resistance 100 ohm, a current is induced by changing the magnetic flux through it as shown in the figure. Current versus time, this is the induced current versus time graph. The magnitude of the change in the flux through the coil is. So we know that the EMF induced is equal to d phi by dt. EMF can be written as I into R is equals to d phi by dt. So from here change in flux, which is d phi, can be written as I into R into dt. So integrating both sides we get change in flux in the left hand side. So the value of R is 100 and R comes out because it is constant. So this is 100 into I dt. If you see carefully, I dt is what? It is the area under the graph. We know that integral y dx is the area. So here I dt would be area. So area technically is what? Half base, which is 0.5 into height, which is 10. So this is the area of the triangle. So this comes out to be
10 by 4. So let us put this value here. This is 100 into 10 by 4. This is 1000 by 4, which comes out to be 250. So this is the change in the flux delta phi, which comes out to be 250. So option number 3 is matching here. I hope this is clear to everybody. Students, whatever answer you get, you put in the comment section, okay? So let us move to the next question. So our next question is, a conducting circular loop made up of thin wire has area this much and resistance 10 ohm. It is placed perpendicular to a time dependent magnetic field given by this. The field is uniform in the space, then the net charge flows through the loop during time t is equals to 0 to t is equals to 10 millisecond. So we know that charge flowing through a loop is equal to delta phi by r. For that we have to find delta phi, which is the change in the flux. We know that phi is given as b into a. B is here 0.4 into sine 50 pi t and area is 3.5 into 10 to the power minus 4. This comes out to be 140 into 10 to the power, this is actually minus 3. So this comes out to be minus 5 sine 50 pi t. So we have to find the change in the flux from time t is equals to 0 to t is equals to 10 milliseconds. 10 milliseconds means 10 by 1000, which is 1 by 100 second. Okay. So अगर इनिशियल फ्लक्स देखें तो इनिशियल फ्लक्स के लिए हम t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो साइन 0 इज 0, दिस कम्स आउट टू बी 0. अगर हम फाइनल फ्लक्स देखें तो t की जगह 1 by 100 पुट करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी पाई बाई 2. पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 इज 1, विच इज 140 into 10 to the power minus 5. So we know that Q is given by delta phi divided by R, which is 140 into 10 to the power minus 5 divided by 10. This comes out to be 14 into 10 to the power minus 5. Always write it as 140 into 10 to the power minus 6, which is 0.14 into 10 to the power minus 3, which is 0.14 millicoulombs. Okay. So answer is option number 2 here. I hope this is clear to everybody. Let us move to the next question. The next question says, there are two long coaxial solenoids of same length L. The inner and the outer radii have coil R1 and R2. Means we have two solenoids like this. The inner radii is R1 and outer radii is R2. They both have length L. Okay, and the number of turns per unit length are given as N1 and N2. The ratio of the mutual inductance to the self inductance of the inner coil is, okay, we are very well aware of the mutual inductance and the self inductance. The mutual inductance is given as mu naught R2 is square N1 is square into L, and mutual inductance is given as mu naught R2 is square N1 N2 into L. So what are we are asked the ratio of the mutual inductance to the self inductance, which comes out to be M by L. इसका अगर हम रेशियो लेंगे तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा N1 N2 और नीचे हो जाएगा N1 स्क्वायर. So this comes out to be N2 by N1. Okay, these are the standard formulas. So answer to this question is option number 2, N2 by N1. Okay, let us move to the next question. Our next question is, the self-induced EMF of a coil is 25 volt. When the current in it is changed from 10 ampere to 25 ampere in 1 second, the change in the energy of the inductances. We are given EMF is 25 volt and current changes from 10 ampere to 25 ampere. Okay, we know that E is equals to L di by dt, or we can write as E is equals to L delta I by delta t. ये चेंज करंट का कितने टाइम में हुआ है, 1 सेकंड के अंदर हुआ है, यानी कि हमारे पास जो डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो 1 सेकंड है. EMF is 25, L we have to find out. What is change in the current? Change in the current is 25 minus 10, which comes out to be 15 by 1. So L is here 25 by 15, which is 5 by 3. हमसे क्या पूछा गया है? Change in the energy. एनर्जी होती है अपने पास हाफ L I स्क्वायर और इनिशियल एनर्जी लिखेंगे हाफ L
I initial square. Okay, so this is half, L is 5/3. What is the final value of current, which is 25, उसका square 625. Initial value of current is 10, उसका square 100. This comes out to be 5 into 525 divided by 6. Solving this, we get the value 437.5. Okay, so let us see which of the option is matching. Option number 1 is matching. I hope this is clear to everybody. Let us move to the next question of the series. So our next question is, a 20 Henry inductor coil is connected to 10 ohm resistance in series as shown in the figure. The time at which the rate of dissipation of energy across the resistance is equal to rate at which magnetic energy is stored in the inductor. So we see here किस रेट से रेजिस्टेंस के अक्रॉस एनर्जी डेसिपेट होती है, दैट इज आई स्क्वायर आर, एंड दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी अक्रॉस द इंडक्टर हाफ एल आई स्क्वायर. दिस कम्स आउट टू बी आई स्क्वायर इंटू आर हाफ एल 2i di बाय dt. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, दिस गेट्स कैंसिल आउट. सो दिस इज i इंटू आर इज इक्वल्स टू एल di बाय dt. अब हमारे पास जरा ध्यान से देखेंगे तो सीरीज LR सर्किट है जिसमें जो करंट होता है आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाय एल. आई नॉट की अगर वैल्यू देखें तो आई नॉट होता है इसमें मैक्सिमम करंट. मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है हमारे पास, जब देखोगे तो दिस इज ई डिवाइडेड बाय 10. सो दिस इज ई डिवाइडेड बाय 10 1 माइनस ई टू द पावर. Now see carefully, this is R by L which is 1 by 2 which comes out to be minus T by 2. So current for us is given as I is equals to E by 10 1 minus E to the power minus T by 2. This is the value of current. तो ये values यहाँ पे put करते हैं, तो I की value put करेंगे तो this is E by 10 1 minus E to the power minus T by 2 into R. Resistance हमारे पास 10 था and that is equal to L. L की जो value है अपने पास 20 है इंटू डी आई बाई डी टी, यानी कि इस चीज़ का पूरा डिफ्रेंशिएशन लिखना है. इस चीज़ का पूरा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये e बाई 10 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 e टू द पावर माइनस टी बाई 2 का e टू द पावर माइनस टी बाई 2 और ऊपर वाले फंक्शन का माइनस 1 बाई 2 और साथ में होगा. तो कैंसिल आउट करते हैं थोड़ा यहाँ से, दिस 0 गेट कैंसिल आउट, दिस 2 गेट कैंसिल आउट. तो केयरफुली देखेंगे हमें क्या मिलता है. लेफ्ट हैंड साइड पे 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई 2 और राइट हैंड साइड पे ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाता है, यानी कि e टू द पावर माइनस टी बाई 2, यानी कि 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ e टू द पावर माइनस टी बाई 2, यानी कि 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस टी बाई 2, यानी कि 2 इज इक्वल्स टू e टू द पावर t बाई 2 हो जाएगा हमारे पास. एंटी लॉग ले लेते हैं, दिस इज ln2 इज इक्वल टू t बाई 2. सो t कम्स आउट टू बी 2 ln2 हियर. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. सो what is the option matching here? Option number 2 is matching here 2 ln2. I hope this is clear. Let us move to the next question. A coil of self inductance 10 millihenry and a resistance 0.1 ohm is connected through a switch to a battery of internal resistance 0.9 ohm. यानी कि हमारे पास एक इंडक्टर है, एक 0.1 ओम है और एक बैटरी है जिसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.9 ओम है. ठीक है, ये E है और L है 10 मिली हेनरी. आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड द टाइम टेकन फॉर द करंट टू अटेन 80% ऑफ द सैचुरेशन करंट, यानी कि इसमें से जरा R देखोगे तो R की जो वैल्यू है वो 0.9 प्लस 0.1 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, और L की जो वैल्यू है वो 10 मिली हेनरी यानी कि 1/100 हो जाएगा. ओके, सो लेट अस मूव अहेड. सो I जो होता है हमारे पास I नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, यानी कि I नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल. कुछ इस तरीके से होता है, R की वैल्यू 1 है और L की वैल्यू 1/100 है, तो वो ऊपर जाएगा तो 100t हो जाएगा, यानी कि I नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 100t. अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसको अपने मैक्सिमम करंट का 80% वैल्यू अटेन करने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि जो करंट है दैट इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स ऑफ आई नॉट. दिस आई नॉट एंड आई नॉट गेट कैंसिल आउट. अगर जरा ध्यान से देखेंगे तो ये चीज इधर जाएगी तो दिस कम्स आउट टू बी ई टू द पावर माइनस 100t एंड दिस कम्स आउट टू बी 1 माइनस 0.8 विच इज 0.2, दिस इज 1/5. तो हम लिखेंगे ई टू द पावर 100t इज इक्वल्स टू 5.
100 t जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा ln 5, तो t की जो वैल्यू होगी 1/100 इंटू ln 5, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ln 5 की वैल्यू मुझे दे रखी है 1.6, सो दिस इज 1.6 डिवाइड बाय 100, दिस कम्स आउट टू बी 0.016. Okay, so option number 4 is the answer here. Let us move to the next question of the series. The next question, we have a diagram. Okay, in the figure shown a square loop L. This is a loop L of side 5 cm, यानी कि इसकी साइड है वो 5 cm है, which is connected to a network of resistance as shown. तो हम केयरफुली देखें तो यहाँ पर देखा जाएगा कि ये कुछ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस है जिसमें से यहाँ से करंट फ्लो होगा। केयरफुली देखोगे तो ऑब्जर्व कर पाओगे कि ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, वो पे बैलेंस कंडीशन में, बिकॉज दिस 2/2 इज इक्वल टू 2/2, यानी कि इस वाले में कोई करंट जाएगा ही नहीं। तो यानी कि इस सेटअप का अगर नेट रेजिस्टेंस निकालो तो दिस कम्स आउट टू बी 4 एंड दिस कम्स आउट टू बी 2, यानी कि 4 और 2 क्या हो गए हमारे पास, पैरेलल में हो गए। 4 और 2 पैरेलल में हो गए तो इनका इक्विवेलेंट हो गया 4 इंटू 2 डिवाइड बाय 4 प्लस 2, विच कम्स आउट टू बी 4/3, यानी कि केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो ये जो पूरा सेटअप है इसका रेजिस्टेंस हो गया 4/3। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और ये जो लूप है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। एट सम इंस्टेंट अ पार्ट L इज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द L इज 1.7, यानी कि इसका भी अपना एक रेजिस्टेंस है विच इज 1.7, द करंट इन द लूप एट अ इंस्टेंट विल बी क्लोज टू, यानी कि ध्यान से देखो तो इसमें जो EMF जो प्रोड्यूस होगा वो E इज इक्वल्स टू बी इंटू एल इंटू वी के बराबर प्रोड्यूस होगा, यानी कि B की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, L जो है वो अपने पास 5 सेंटीमीटर है और वेलोसिटी है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, यानी कि बी एल इंटू वी। अब वेलोसिटी देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी कि 10 टू द पावर -2, दिस कम्स आउट टू बी 5 इंटू 10 टू द पावर -4, दिस इज द EMF। नाउ टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे तो इसका रेजिस्टेंस विच इज 1.7 प्लस 4/3 मीन्स रेजिस्टेंस इज 1.7 प्लस 4/3। ओके, अब हमसे पूछा करंट क्या होगा, तो हमारे पास करंट जो होता है वो E/R होगा विच इज 5 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइड बाय 1.7 प्लस 4/3। Upon solving this, this will somewhat come closer to 170 microamperes. Okay, so answer is this. This you have to put a little approximation. This is a calculation. You can very much do it. I hope that is clear to you. Let us move to the next question. The next question of the series. An EMF of 20 volt is applied at t is equals to 0 on a circuit containing series 10 millihenry inductor and a 5 ohm resistance. The ratio of the current at time t is equals to infinity and t is equals to 40 is close to. यानी कि हमारे पास जो करंट होता है मुझे पता है I is equals to I naught 1 minus e to the power minus r t by L होता है, यानी कि I naught 1 minus e to the power r is 5, सो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। दिस 5 बाय r बाय L सॉल्व करना है हमको, विच कम्स आउट टू बी 5 डिवाइडेड बाय 10 मिली हेनरी, यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर -3, दिस कम्स आउट टू बी 500। सो दिस इज -500 इंटू टी, ये हमारे पास करंट हो गया। अब वो करंट का रेशियो पूछ रहा है t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे और t इज इक्वल्स टू 40 सेकेंड पे। ओके, सो हमारे पास अगर जरा ध्यान से केयरफुली देखें तो करंट जो निकल के आता है I naught 1 माइनस e टू द पावर -500 t जैसा कुछ था। अगर t की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करें तो करंट I1 होता है, इन्फिनिटी पुट करने पे e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाता है, ये पूरा टर्म 0 हो जाता है, यानी कि बचता क्या है सिर्फ और सिर्फ I naught। अगर t की वैल्यू 40 मिली सेकेंड पुट करें, इट इज नॉट 40 मिली सेकेंड, इट इज 40 सेकेंड्स अगर पुट करें तो अगर जरा केयरफुली देखें तो I जो हो जाता है वो I naught 1 माइनस e टू द पावर -50 इंटू 40। ओके, लेट अस सी इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज I naught 1 माइनस e टू द पावर -20,000। ओके, सो अगर इन दोनों चीज़ों का रेशियो निकाला जाए हमारे पास तो I1 बाय I2 जो होगा वो जाएगा I naught डिवाइड बाय I naught 1 माइनस e टू द पावर -2 एंड दिस इज 10,000। ओके,
सो इसको सॉल्व करते हैं अगर हम, देखो हमको वैल्यूज भी गिवन है, ई स्क्वायर की वैल्यू गिवन है. अपॉन सॉल्विंग व्हाट यू गेट इज ऑप्शन नंबर 1 which is 1.06. I hope this is clear to everybody. Let us move to the next question of the series. Next question is, at time t is equals to 0, a magnetic field 1000 Gauss is passing perpendicular to the area defined by the closed loop as shown. So we have a closed loop जिसमें से दो साइड से ट्राइंगल कट है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली पास हो रहा है. If magnetic field reduces to 500 Gauss in the next 5 seconds, then the induced EMF would be. Basically induced EMF is rate of change of flux. तो basically हमें find out करना पड़ेगा कि flux किस rate से change हो रहा है. तो सबसे पहले उसके लिए इसका एरिया निकाल लेते हैं. तो इस अगर शेप का एरिया निकालेंगे तो दैट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच इज हाफ बेस इंटू हाइट. और ऐसे दो ट्राइंगल्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है. ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी 64 minus 8. 64 minus 8 comes out to be 56 centimeter square. So the area of the loop is 56 centimeter square. So area is 56 into 10 to the power minus 4 meter square. Initial magnetic field is 1000 Gauss, which is equal to 1000 into 10 to the power minus 4 Tesla. Final magnetic field is 500 into 10 to the power minus 4 Tesla. I hope this is clear. तो अगर इनिशियल फ्लक्स निकालना चाहें तो वो हो जाएगा 56 into 10 to the power minus 4 into this is 0.1. और फाइनल फ्लक्स निकालना चाहें तो 56 into 10 to the power minus 4 and this quantity is 0.05. ओके, सो हमें निकालना है डेल्टा फाई बाय टी. तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 तो कॉमन आ जाएगा और 0.1 में से 0.05 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.05 बचेगा डिवाइडेड बाय टाइम टेकन वाज 5 सेकेंड. ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी 56, this becomes 10 to the power minus 6, this gets cancelled out, so this comes out to be 10 to the power minus 6 volt. This is 56 into, this is 56 microvolts. So answer to this question in microvolts is 56. Option number 3 is the answer here. I hope this is clear to everybody. Let us see the next question of the series. Two concentric circular coils C1 and C2 placed in XY plane. C1 has 50 turns and radius 0.1 सेंटीमीटर. यानी कि एक पहली कॉइल है जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर एंड इसमें 500 टर्न्स है. सिमिलरली C2 हैज 20 सेंटीमीटर रेडियस एंड 200 टर्न्स. ओके, सो वी हैव C2 which is radius 20 centimeter and 200 tons. So current is given as 5t square minus 2t plus 3 where t is in second. The induced EMF in C1 is, इस C1 में induced EMF निकालना है. तो एक्चुअली क्या होगा, C2 में करंट फ्लो कर रहे हैं, C2 की वजह से C1 पे के पॉइंट पे जो कि उसके ऑलमोस्ट सेंटर पे लोकेटेड है, क्योंकि वो रिंग अपने आप में बहुत छोटी है तो उसको हम ऑलमोस्ट सेंटर पे लोकेटेड मान सकते हैं. यानी कि इस C1 से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा होगा वो वही मैग्नेटिक फील्ड होगा जो C2 अपने सेंटर पे प्रोड्यूस कर रहा होगा. तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इससे पास हो रहा है, तो यानी कि इससे कुछ लिंक्ड फ्लक्स है. अब क्योंकि ये C2 का करंट चेंज हो रहा है यानी कि इससे लिंक्ड फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा. सो लेट अस सी, अगर हम ध्यान से देखें तो C2 के जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है जिसको बोला अपन ने B2, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2R इनटू नंबर ऑफ टर्न्स. ये क्या है, ड्यू टू C2. सो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, I को अभी I ही रहने देते हैं, 2 इंटू आर, उसका रेडियस था 20 सेंटीमीटर विच वॉज 0.2 मीटर्स और उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स थे C2 में वो थे 200. सो दिस कम्स आउट टू बी 200. दिस इज B2. ये मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स लिंक करेगा C1 से, यानी कि C1 से लिंक्ड जो फ्लक्स है वो दिस मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ फर्स्ट कॉइल, स्मॉलर कॉइल. ओके,
अगर इसको ध्यान से देखें, अच्छा इसको इसके नंबर ऑफ टर्न से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n1, ये यहाँ पे n2 था, ये यहाँ पे n1 हो गया, तो ये वैल्यूज पुट करते हैं, तो दिस इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.2 i इंटू 200, ये तो b की वैल्यू पुट करी। दूसरे का जो एरिया होगा पाई इंटू 1 सेंटीमीटर उसका रेडियस था, यानी कि 0.01 मीटर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n1, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स थे 500। ओके, तो जरा इनकी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कुछ कांस्टेंट्स है उसको एक साथ लेते हैं, ये पाई और पाई मिलके 4 पाई स्क्वायर हो जाता है, ये ऊपर एक 10 इस तरीके से चला जाता है और ये 4 इससे कैंसिल आउट हो जाता है। सो यानी कि पाई स्क्वायर इंटू दिस कम्स आउट टू बी 10 टू द पावर -6 इंटू i इंटू 200 इंटू 10 टू द पावर -4 स्क्वायर 10 टू द पावर -4 इंटू 500 समथिंग लाइक दैट। सो अगर हम i की, ये हमारे पास फ्लक्स था, अगर हम i की वैल्यू निकालें तो i की वैल्यू जो हमको गिवन है 5t स्क्वायर -2t + 3, यानी कि अगर d∅/dt लिखना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा i को, बाकी सारे के सारे टर्म्स एक साथ रहेंगे। देखो पाई स्क्वायर को हम 10 लिख सकते हैं, सो दिस कम्स आउट टू बी 10 टू द पावर -5 इंटू दिस कम्स आउट टू बी 20 इंटू 10 टू द पावर 4, 20 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -4 दिस टर्म एंड di/dt, यानी कि हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है जो कि 10t - 2 होगा, दिस कम्स आउट टू बी 10t - 2। आई होप ये सबको क्लियर है। अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो t की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी 10 - 2 विच इज 8, 10 टू द पावर -5 इंटू 20, ये 1 हो जाएगा इंटू 8 इज इक्वल्स टू 4/x गिवन है क्वेश्चन में। सो अपॉन सॉल्विंग दिस, if you put the value, you get the value of x as 5. Okay, so the answer to this question is 5. I hope this is clear to everybody. Let us move to the next question of the series. The next question is, a coil of inductance 2 Henry having negligible resistance is connected to source of supply whose voltage is given by V is equals to, where t is in seconds. If the voltage is applied when t is equals to 0, then energy is stored in the coil after 4 seconds is, यानी कि इंडक्टर में जो वोल्टेज अप्लाइड होता है उसको लिखते हैं L di/dt एंड दैट इज इक्वल टू 3t, क्वेश्चन में दे रखा है। L की वैल्यू है 2, di इज इक्वल टू 3t dt, वी इंटीग्रेट बोथ साइड, t इज इक्वल टू 0 पे करंट 0 था और 4 सेकेंड पे करंट लेट से कुछ i हो जाता है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 2i हो जाएगा, दिस इज 3t²/2, दिस इज 0 to 4। Okay, this is equal to 2i is equals to 3 into 16/2. So this is 8 times, this is 4 times, so I comes out to be 12, करंट आया 12 एम्पियर्स। तो अगर उसमें एनर्जी स्टोर निकला है तो अपने पास एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ L I स्क्वायर। सो L की वैल्यू है यहाँ पे 2, I की वैल्यू है 12 square, this comes out to be 144. So answer to this is 144. I hope this is clear to everybody. Let us see the last question of the series. In the given figure, the magnetic flux linked through a loop increases according to relation this. Flux is given as this, where phi is in milliwebers. This is into milliwebers and t is in second. The magnitude of current through 2 ohm resistances. So हमें phi दे रखा है अपने को 10t square plus 20t. अगर हमें EMF निकालना है तो d∅/dt लिखेंगे विच इज 20t प्लस 20। अगर इसमें 5t की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ध्यान रखना ये सब कुछ मिली वेबर्स में था, यानी कि 10 टू द पावर -3 के ऑर्डर में चल रहा होगा। अब अगर इसको केयरफुली देखें तो इसमें t की वैल्यू रखेंगे 5 सेकेंड, सो दिस कम्स आउट टू बी 100 and 120 इंटू 10 टू द पावर -3। तो करंट निकालना है तो विच इज E/R विच इज 120 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय टाइम, ओके रेजिस्टेंस इज 2, दिस कम्स आउट टू बी 60 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर्स, और हम कहें 60 मिली एम्पियर्स, so in milliamperes answer to this question would be 60. I hope this is clear to everybody. We are really wishing all the best for the upcoming JEE main April attempt. Stay tuned with us for further notices. Thank you so much.